आपकी किसान गिरदी और जाट गिरदी, जाट का जो आपके अंदर खून था वो जब क्यों नहीं खोला, जब पद पे पहुंच गए और ये कहना कि मैं जाट, अयोध्या 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 अयोध्या, वो किसान उस तिरंगे में लिपटे हुए बच्चे की उधर तो दाह संस्कार करता है, दूसरी ओर अपने दूसरे बेटे को तैयार कर देता है फौज पे जाने के लिए। सब अपने घर में रिजाइयों में लौट रहे हैं, वो वहां बॉर्डर पर खड़ा होकर लड़ाई लड़ता है। इंडिया गठबंधन तो सबसे पहले हम इस अग्निपथ योजना को, जिसमें अग्निवीर इन्होंने बनाए, उसे खत्म करेंगे। इनके अलोकतांत्रिक कार्य हैं, असंवैधानिक कार्य हैं, धार्मिक उन्माद फैलाना, जातिवाद फैलाना इनका केवल मकसद रहता है। मतलब अघोषित इमरजेंसी यहाँ लगी हुई हो, पीट रहे हैं, पीटते हुए जा रहे हैं क्योंकि वे अनुसूचित समाज से थे, केवल इसलिए। और उसके 90 साल बाद देश आजाद हुआ, जनमत तो उनकी साथ नहीं था। नहीं सही। तो ये सारी कमजोरियां विपक्ष की हैं, ये बात मुझे भी महसूस होती है। यदि विपक्ष बिखरा रहेगा तो बीजेपी का रहना मुश्किल है। उन्होंने शिकंजे कस रखा है, मुझसे दूसरे एक तबके में चढ़ा हुआ और आप इकट्ठे हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा चुनावी बयान देते हैं, आप 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो जी अनाज दे रहे हो, और मैं देख बढ़िया भी वही लगे, वो बैलेट पेपर आवता ठोकर अपने सामने मोहर लगाते ठाका उसमें से गिरते थे। और पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। गन्ने का 1 कुंटल की जो लागत आती है पैदा करने की, वो 310 रुपए आती है। जी। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम अंकुर त्यागी है और आपका इंडिया एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ चुनाव पर चर्चा के लिए प्रसन्न चौधरी जी उपस्थित हैं, शामली से आरएलडी के विधायक हैं। और चुनाव की चर्चा इसलिए कि 2024 जो देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं, वो समय नजदीक आ रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से तैयारी कर रही हैं और देश में एनडीए के खिलाफ एक इंडिया गठबंधन भी आकार ले चुका है। तो चर्चा के लिए हमारे साथ उपस्थित है प्रसन्न चौधरी जी, आपका बहुत बहुत इंडिया एक्सप्रेस में स्वागत है। नमस्कार जी। तो आप क्या मानते हैं, इस ये जो चुनाव है 2024 का, जो एनडीए बनाम इंडिया होने की बात हो रही है, वो किन मुद्दों पर होगा? देखो, देश के अंदर इस कदर बेरोजगारी फैल रही है। 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोजगार उपलब्ध कराने के बजाय रोजगार घटाए हैं। युवा जो हैं वो सभी परेशान हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि ये सरकार नहीं कर पाई। महंगाई किस कदर बढ़ी है, हमारी जो महिलाएं हैं उनकी जो रसोई है, रसोई का खर्चा, यदि मैं 5 साल की बात करूं, 10 की ना करूं, तो लगभग 1.5 गुना और 2 गुना बढ़ चुका है। इनकम किसी की नहीं बढ़ी है। किसान की जो गारंटी इन्होंने दी थी एमएसपी की, उस पर कार्य नहीं कर रहे हैं। बाजी दफे तो बड़ी हंसी सी छुटे है। मैं एक पोस्टर देख रहा, या मोदी जी का पोस्टर है, वो बीजेपी का पोस्टर है, और उन्होंने छोटी छोटी वैन बनाकर उसमें वो पोस्टर चल रहे हैं, मोदी है गारंटी जी। अब 13 महीने तक किसान आंदोलित रहे और किसानों को बदनाम करने के लिए बहुत से इन्होंने जुमले दिए। कभी उन्हें आतंकवादी बताया, कभी उन्हें आंदोलनजीवी बताया। किसानों के रास्ते में कीलें ठोकी गई, पता नहीं कितने परपंच इन्होंने रचे। वो ठीक है कि 750 किसानों की शहादत हुई और आखिर में सरकार को झुकना पड़ा, क्योंकि 3 काले कानून किसानों के बिल्कुल विरोध में थे। परंतु इन्होंने तय किया था कि हम एमएसपी को गारंटी देंगे और उसमें एक गारंटी अध्यादेश लाके उसे गारंटी बनाएंगे। वो काम ये कर नहीं पाए, वो जुमला था। अभी मैं देख रहा हूं, ये मुद्दा ही हो गया। तीसरा मुद्दा मैंने आपको बता दिया। हमारे क्षेत्र में कुछ परिवार ऐसे थे जिनके बच्चे मिलिट्री में चले जाते, और तो कहीं सर्विस रही नहीं, लेकिन मिलिट्री में वे चले जाते, और उससे एक परिवार का
पालन पोषण भरण पोषण बहुत अच्छी तरह हो जाता, 3 पीढ़ी सुरक्षित होती। जी वो युवा जो परिवार देशभक्त होता, उस राष्ट्रभक्त परिवार का युवा फौज में भर्ती होता और उसे खुशी होती। ये स्थिति थी। ऐसे यहाँ किसान वर्ग के लोग थे, मान लिया उसका बेटा बॉर्डर पे शहीद हो जाता है और वो तिरंगे में लिपट के जब घर आता है तो इतना देशभक्त किसान होता है, इस क्षेत्र के लोग हैं, उसमें राजस्थान भी आता है, पंजाब भी आता है, हरियाणा भी आता है, उत्तर प्रदेश भी है, 80% लोग मिलिट्री में भर्ती हैं। वो किसान उस तिरंगे में लिपटे हुए बच्चे की उधर तो दाह संस्कार करता है, दूसरी ओर अपने दूसरे बेटे को तैयार कर देता है फौज पे जाने के लिए। इतना देशभक्त राष्ट्रभक्त किसान होता है जी। अब क्या किया इन्होंने, अग्निपथ जैसी योजना लाके इस युवा के भविष्य को अंधकार में बनाने का कार्य इस सरकार ने किया है। और मैं तो ये कहूंगा कि 4-5 प्रदेश जो ये हैं, इनकी आर्थिक, किसानों की आर्थिक नींव तोड़ने का कार्य इस सरकार ने किया है। कौन सा औचित्य है कि एक युवा पढ़े लिखे और तैयारी करे, और उससे बड़ा राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता जिसका वो बच्चा है जो उसे वहां मिलिट्री में भेज रहा है। सब अपने घर में रिजाइयों में लौट रहे हैं, वो वहां बॉर्डर पर खड़ा होकर लड़ाई लड़ता है और अपनी सर्विस करता है। क्या उचित था उसे आप 20,000 रुपए की सैलरी दोगे और 4 साल में उसकी नौकरी खत्म हो जाएगी? कौन सा सिस्टम था ये? तो आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी ने यह घोषणा करी है कि हम यदि सत्ता में आते हैं, जैसा मुझे लग भी रहा है जी इंडिया गठबंधन, तो सबसे पहले हम इस अग्निपथ योजना को, जिसमें अग्निवीर इन्होंने बनाए, उसे खत्म करेंगे। तो एक मेन मुद्दा ये भी है। दूसरा मुद्दा जो ज्वलंत मुद्दा है, ये सरकार संविधान में विश्वास नहीं रख रही। इनके अलोकतांत्रिक कार्य हैं जी, असंवैधानिक कार्य हैं, निष्पक्षता में इनका विश्वास नहीं है। अभी इन्होंने कानून बनाया और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का, जी जिसमें बिल्कुल भी निष्पक्षता नहीं है। तो लोगों के अंदर रोष है, ये न संविधान को मान रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बना हुआ संविधान है जिसमें सभी जातियों का सम्मान है, लेकिन ये उस संविधान को भी नहीं मानते। ये केवल और केवल धार्मिक उन्माद फैलाना, जातिवाद फैलाना इनका केवल मकसद रहता है। अब ये घटना हो, आपने भी देखी होगी, इसमें हुई, संसद में हुई थी। हाँ जी, संसद में एक घटना हुई थी। संवैधानिक पद पे एक व्यक्ति है जी, और वो लोकतांत्रिक भी नहीं है भाई, वो जनता की वोटों से चुनकर वहां गया हो। और चलो कोई मिमिक्री हो रही है, मैं तो संसद की 1-2 बार कार्रवाई देखी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी खूब मिमिक्री करते देखे, उसकी कर ली होगी। लेकिन ये एक पद पे पहुंच के और ये कहना कि मैं जाट, मतलब किसी जाति का संबोधन करना, हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे संविधान के लिए ये बहुत निकृष्ट कार्य है जी। भाई। यदि आपको किसान याद आता है, जाट याद आता है, तब आपकी किसान गिरदी और जाट गिरदी, जाट का जो आपके अंदर खून था वो जब क्यों नहीं खोला, जब वे बेटियां जो देश के लिए सम्मान लेकर आई थी और सड़कों पे घिसरती फिरी, पुलिस उन्हें खींच रही है, जब आपका सम्मान, जब आपको याद नहीं आ किसान की बेटियां ये, कोई नहीं बोल रहा। जब 13 महीने तक वे आंदोलन कर रहे हैं और 750 लोग शहीद हो रहे हैं, आप में से कोई नहीं बोल रहा है जी। तो एक पता नहीं किस ओर जा रहा है देश। जो बड़े लोग हैं और इस ओर बड़ा उनका ध्यान है, पढ़े लिखे लोग हैं, वे भी इस बारे में विचार करते होंगे कि देश किस तरफ बढ़ता जा रहा है, किस तरफ बढ़ता जा रहा है, ये क्या कर रहे हैं। मतलब मैं तो ये समझता हूं कि जैसे मतलब अघोषित इमरजेंसी यहां लगी हुई हो। मतलब विपक्ष का कोई नेता जी यदि आवाज उठाएगा जी तो उस पर ईडी और पता नहीं क्या क्या जो है लग जाएंगे। जी जी। और यदि कोई सत्ता पक्ष का, चाहे वो कुछ भी करो, वो सब माफ होगा। अभी मैंने कल देखा है मेरठ में नगर चेयरमैन जो थे पार्षदों की वहां घटना हुई है जी। और वो पार्षद आपस में लड़ रहे हैं और उन्हें कुछ लोग पीट रहे हैं, पीटते हुए जा रहे हैं क्योंकि वे
अनुसूचित समाज से थे केवल इसलिए, जी और उन्हें जाति सूचक शब्द बोल के उनको नीचा दिखाने का प्रयास करा जा रहा, और बीजेपी के लोग लगे पड़े। तो ये हाँ, उसमें एमएलसी जो एक अच्छा संदेश नहीं है। दूसरी ओर आप जा रहे हो, लोकतंत्र में आप धूमाकस्ती दिखा रहे हो, और ये लोकतंत्र है, ये हठतंत्र है। तो मुद्दे तो बहुत हैं जिन पर लड़ाई लड़ी जाएगी। बात ठीक है, आपके मुद्दे बहुत हैं, लेकिन अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें 3 राज्य बीजेपी जीती। उससे पहले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के चुनाव हुए थे 2022 में, उसमें बीजेपी की सरकार बनी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी तमाम मुद्दे थे, तब भी बीजेपी की सरकार बनी। तो ये मुद्दे कितने कारगर साबित होने की उम्मीद है 24 के चुनाव में? देखो, एक बात मैं बताऊं अंकुर भाई, ये बात ठीक है आपकी, 3 प्रदेशों में उनकी सरकार बनी। एक छोटा सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे देश में अंग्रेज 200 साल तक रहे जी, लेकिन यहाँ का जो जनमत था वो अंग्रेजों के बिल्कुल खिलाफ था। 1857 की जो क्रांति हुई थी वो सबसे बड़ी क्रांति इस देश में हुई है। जी, भले उसे इतिहास में सही तरीके से नहीं दिखाया गया, और उसकी क्रांति का केंद्र भी मेरठ ही था। जी, चाहे धन सिंह गुज्जर हो, चाहे बाबा श्यामल हो, चाहे बाबा मोहर सिंह हो, और तांत्या टोपेर वो पता नहीं लक्ष्मी नारायण वो रानी लक्ष्मीबाई जी, कई लोग उसके वो रहे, लेकिन सूत्र जो उसका था वो यहाँ का था। जी, और उसके 90 साल बाद देश आजाद हुआ। जनमत तो उनकी साथ नहीं था। नहीं, सही बात। आज बीजेपी जो है इसने हर जगह अपना कब्जा कर लिया, मीडिया भी, और जो संस्थाएं हैं, जो जिन्हें संवैधानिक संस्थाएं हैं, जैसे ईडी है, सीबीआई है, अब चुनाव आयोग की बात आ गई, आगे एक बस केवल और केवल ये बच रहे हैं न्यायपालिका, उस पर भी इनका अधिकार शिकंजाएं कसते जा रहे हैं, अपने तरीके से मोड़ रहे हैं। तो वोट तो इन्हें 35%, 36%, 37%, 38% मिलते हैं, लेकिन राज ये करते हैं। तो ये सारी कमजोरियां विपक्ष की हैं, ये बात मुझे भी महसूस होती है। और राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय जो लीडर हैं, चाहे वो किसी भी प्रदेश में जो छत्रप के नाम से जाने जा रहे हैं, यदि लोग इकट्ठे होंगे और इसकी विपक्ष की एकता, जैसे इंडिया गठबंधन बना है, लोगों में कुछ आशाएं जगी हैं, और वो अपने स्वार्थ को छोड़ के और ये इस लड़ाई को लड़ेंगे, विचारधारा की लड़ाई को लड़ेंगे, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे, तो 100% कामयाबी मिलेगी। ऐसी कोई बात नहीं है। ये विपक्ष बिखरा पड़ा है, इन्हें सब एक जगह इकट्ठा होना पड़ेगा, इस बीजेपी के खिलाफ मुकाम छेड़ना पड़ेगा, जब जाकर कामयाबी मिलेगी। विपक्ष के इकट्ठा होने की बात आपने कही, तो इससे एक सवाल और आया, बसपा, क्या मानते हैं कि आप बसपा को भी इंडिया गठबंधन में होना चाहिए? देखो, ऐसा है, जो जनता की जो मांग है वो यही है कि भाई विपक्ष सारा एक हो। जी, अब उनके विचार मिलने की बात है, राष्ट्रीय नेतृत्व की बात है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। लेकिन ये तो आप मान के चलेंगे कि अगर बसपा अलग लड़ती है और दल अलग लड़ते हैं तो बीजेपी को हराना मुश्किल होगा? नहीं, यदि विपक्ष बिखरा रहेगा तो बीजेपी को हराना मुश्किल है। उन्होंने शिकंजे कस रखा है, मजबूती है उनकी, उनका जो संगठन है, 2-3 संगठन पैरेलल उनके काम करते हैं, और उन पे मुद्दे ऐसे हैं, हमारा ये जो भारत है इसमें सेंसिटिव मुद्दे। अभी आप एक बात देखो अंकुर भाई, अभी जो मुद्दा आज से 5 साल पहले, 8 साल पहले खत्म हो गया जी, अयोध्या में राम मंदिर का, सबकी आस्था होती है, राम में सबकी आस्था है, वो योगी पुरुष राम, वो रामचंद्र जी को सब मानते हैं। नहीं सही, और उनके अंदर कुछ गुण थे, सब उनका पालन भी करते हैं, और सच्चाई में होता भी यही है। यदि कोई महापुरुष है तो उसके गुणों को धारण करो, ये उससे सच्चा प्रेम होता है, उसको मानना होता है। सबकी आस्था है, विचारधारा है, लेकिन जो मुद्दा खत्म हो चुका हो, जिसका कोई औचित्य नहीं रहता, और उस पर उसको भी दोबारा से फिर जागृत कर भुना ना करना, और ये करना उसका अब राव अलाप करना। अब मैं देखता हूँ अखबार उठा के, तो अखबार में वही रहता है, अयोध्या 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 अयोध्या। एक आंकड़ा और मैं आपको बताऊं, हंसी आती है उस बात पे भी, सरकारें क्या सोचती है, राजनेता क्या सोच रहे हैं
और जो सत्ताधारी पार्टी वाले लोग हैं उनका विचार क्यों नहीं वहां जा रहा है? बार बार उसी मुद्दे पे घूम रहे हैं, हिंदू मुस्लिम जिससे फैल रहे हैं और जिससे धार्मिक उन्माद फैल रहे हैं, जिससे दूसरे एक तबके में चढ़ावा हुआ है और आप इकट्ठे हो रहे हैं। अभी एक रिकॉर्ड आया था, एक आंकड़ा आया था, लगभग 8-9 महीने हो गए, पूरे विश्व में जो यूनिवर्सिटीज हैं उनका आंकड़ा आया था, 200 यूनिवर्सिटी में भी भारत की किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आया। ये दुर्भाग्य की बात है इस युवा के लिए और इस देश के लिए। आप पता नहीं किस वो ये बोलते हैं कि वो विश्व गुरु कैसे बनेगा जब आप यूनिवर्सिटी स्थापित नहीं कर पाओगे, जब आप दूसरी ओर इस युवा को खींचोगे तो कैसे आप विश्व गुरु बनेंगे? और कैसे एजुकेशन का स्तर बढ़ेगा? जब एजुकेशन का स्तर बढ़ेगा जब भी तो हमारा देश तरक्की करेगा। अब हमारे युवा लगभग 2.5 लाख युवा पर ईयर विदेशों में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आपके डबल इंजन की सरकार है। कल मोदी जी अयोध्या गए थे, रोड शो किया था, एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था, तो वहां पे उन्होंने अपने संबोधन में एक बात कही कि अब सिर्फ रामलला को ही पक्का घर नहीं मिला बल्कि देश की 4 करोड़ गरीब जनता को भी पक्का घर मिला है। तो इस बयान को आप किस रूप में देखते हैं? ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा चुनावी बयान देते हैं, अरे पक्का घर मिला है रामलला को, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जनता, आप 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो जी अनाज दे रहे हो, इसका मतलब भुखमरी है, आप उस ओर तो ध्यान नहीं दे रहे हो। एक हंगर वो आया था अभी आंकड़ा, उसमें भारत का कैकवा नंबर है जी, भुखमरी में 107वां नंबर है। तो कहां, यहां तो गरीबत और बढ़ाई है। आंकड़े उठा के देखो और उनके कहने से क्या हो रहा है। कहते हुए कुछ भी देंगे, जो कहेंगे लोग सुनेंगे, प्रधानमंत्री हैं। ईवीएम का मुद्दा फिर से गूंज रहा है। अभी कांग्रेस के जो नेता हैं और भारत में सूचना क्रांति के जनक कहा जाता है सैम पित्रोदा, अखिलेश यादव, और हाल ही में मैं देख रहा था भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी ने भी ईवीएम को लेकर बयान दिए। तो आप विधायक बने हैं शामली से 2022 में, तब भी ईवीएम से ही चुनाव हुआ था वैसे और तो आप क्या मानते हैं, क्या ईवीएम में गड़बड़ी संभव है? देखो, मुझे ज्यादा नॉलेज कंप्यूटर की, आईटी विभाग की है नहीं, मतलब शुद्ध सीधी बात जाना है। और मैं देख बढ़िया भी वही लगे, वो बैलेट पेपर होता ठोकन अपने सामने मोहर लगाते ठाका उसमें से गिर देते, और वो बटन दबा का आदमी सोचे पता नहीं मेरी वोट पड़ी नहीं पड़ी। हो सके देखो, मैं तो ये कह रहा हूँ 2022 में बिल्कुल ईमानदारी से चुनाव हुआ जी, ईमानदारी से काउंटिंग हुई और हम चुनाव जीते। हमें तो कहीं में कोई गड़बड़ दिखाई नहीं दी, लेकिन लोग, जो जनता है, उसके जनता का जो मूड होता है वो यही है कि मैं अपनी मोहर ऐसे मारूं अपने हाथ से, मोहर मार कर जब उसमें डाल लूं। क्योंकि कंप्यूटर में कई बार क्या हो, ये डाटा हैंग हो जा, ये डाटा स्लिप हो जा, वो भी एक किस्म से एक छोटा सा कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो मुझे तो मांग तो ठीक है, सरकार मानने नहीं मानती है तो इसकी दादागिरी अधर्मिता है। राष्ट्रीय लोकदल की किस तरह की तैयारी है उत्तर प्रदेश में? राष्ट्रीय लोकदल, देखो हम ये तो कहते नहीं हम पूरे देश में चुनाव लड़ेंगे और पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। हम पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो 17, 18, 20, 22 जिले हैं, 20-22 जिलों में हमारा आधार है जी। वैसे तो हमारी यूनिट राष्ट्रीय लोकदल की पूरे प्रदेश में है, लेकिन 20-22 जिले ऐसे हैं जहां हम प्रभावित करते हैं। और आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी हमेशा युवाओं की, किसानों की, पिछड़ों की बातें उठाते रहते हैं। अभी एक मुद्दा आया था जो इस सरकार की मानसिकता को जाहिर कर रहा था। अभी भर्ती निकली थी, पहले तो बात यह 5 साल में भर्ती निकल रही है, दुर्भाग्य तो यही है। चलो खुशी हुई कि भर्ती निकली, 60,000 भर्ती निकली पुलिस डिपार्टमेंट में, और उसमें सरकार ने वादा करा था कि हम जो कोरोना काल जब सब कुछ बंद था तो जब भर्ती निकाल लेंगे तो एज का रिलैक्सेशन देंगे। उन युवाओं के लिए कितनी गलत बात थी ये जी, कि भाई उन्हें एज का रिलैक्सेशन नहीं मिला था। आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी ने और सभी विधायकों ने, मेरे को लग रहा है कि मैंने भी लेटर लिखा था, आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी ने लेटर लिखा और उस पर ज्ञापन देने का प्रोग्राम बनाया और आंदोलन करा, और उसका प्रभाव पड़ा, सरकार को झुकना पड़ा और उन युवाओं को
उसमें भर्ती में जगह मिली। तो ये एक आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी, जो भी ज्वलंत मुद्दे होते हैं, सरकार की कमजोरियां हैं, सरकार की जातियां हैं, जहां सरकार जाति करती है, युवाओं पर करे, किसानों पर करे, उस आंदोलन, उस बात को उठाते हैं और रखते हैं। तो इससे हमारा माहौल बनता है। अब जैसे गन्ना किसान है, ये गन्ने की बेल्ट है, वो भी बात मैं आपके चैनल से और आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, सरकार तक वो बात पहुंचे। भाई क्या बात है, 7 साल हो गए जी आपकी सरकार को, आपने 25 रुपए बढ़ाए हैं। आप एक माचिस की तिल्ली लेने जाओ दुकान पे, माचिस लेने जाओ, चाहे वो 2 रुपए की है, चाहे 50 पैसे की, उस पर मूल्य निर्धारित होगा, एमआरपी होगा। अब ये किसान कितना है भागा है, गन्ने की ट्रॉली भरेगा, बुग्गी भरेगा, मिल में डालने जाएगा, उसे नहीं पता मुझे इसका क्या मिला। कितनी दुख की बात है, 2 महीने हो गए सरकार को, मतलब गन्ने की मिल चलू, अब तक भाव घोषित नहीं है। दूसरी बात, 7 साल में कौन सी चीज का भाव नहीं बढ़ा, और 1.5 गुना नहीं बढ़ा जी, 1.5 गुना 2 गुना बढ़ा है। चीनी 3200 रुपए से 4200-4300 रुपए बिक रही है। गैस का सिलेंडर 400 रुपए से 1000 रुपए 1100 रुपए हो रहा है। पेट्रोल डीजल 60 रुपए से 90 रुपए कितने बढ़ रहे हैं। खाद के दाम बढ़े हैं, पेस्टिसाइड के बढ़े हैं, महंगाई किस कदर बढ़ के, बेरोजगारी है, और उसके बावजूद भी जो पर डे जो मजदूर आता है उनकी मजदूरी बढ़ी है, तो खर्चा बढ़ा है जी। और आपको मैं बताऊं, एक सरकारी आंकड़ा है, सरकारी एजेंसी है, गन्ने का अनुसंधान केंद्र होते हैं, एक शाहजहानपुर में गन्ने का अनुसंधान केंद्र है, एक लखनऊ में अनुसंधान केंद्र है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कई बार ये बात कही है कि हम किसानों को स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट होगी, उसके जो लागत होगी फसल की, उसका 1.5 गुना मूल्य देंगे। अब जो अनुसंधान केंद्र मैंने बताए, शाहजहां और लखनऊ और शाहजहानपुर, उनमें गन्ने का 1 कुंटल की जो लागत आती है पैदा करने की, वो 310 रुपए आती है जी। उसका 1.5 गुना 400 रुपए हो गया, 450 रुपए हो गया। क्यों नहीं दे रहे हो भाई? आपकी कथनी करने में फर्क है, या आप इसका मतलब ये है कि इस किसान को चाहते नहीं, या किसान वोट नहीं देता आपको, ये इस भारत का नागरिक नहीं जी। भाई गन्ने से कितने उत्पाद बन रहे हैं। अभी आप एथेनॉल पर जोर लगा रहे थे, एथेनॉल भाई गन्ने से एथेनॉल बनाएगा और इसकी गन्ने की खपत बढ़ेगी, किसानों को उसका दाम मिलेगा, अच्छी फसल होंगी। आपने एथेनॉल भी बंद कर दिया। कौन सी पॉलिसी है आपकी? क्यों बंद कर दिया? क्या कारण है बंद करने का? जी रीजन सही नहीं दे रहे हैं। अब मैं बताऊंगा रीजन क्या है। क्रूड ऑयल आ रहा है, रशिया से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, और वो क्रूड ऑयल जब यहाँ गन्ने में से एथेनॉल निकलेगा तो एथेनॉल यहाँ ज्यादा होगा, उस क्रूड ऑयल वो कमाएगा, उन उद्योगपतियों को नुकसान होगा जी। इसके पीछे ये सबसे बड़ा रीजन है। हमारे लोग भोले भाले हैं, इनके आगे कह दिया कह रहे तो चीनी का रेट बढ़ जाएगा, इसलिए हम इसे वो नहीं चाह रहे। तो ये सब पॉलिसी इनकी फेवर में नहीं है जनता के।